तो दोस्तों, एक और वीरवार और मैं बलजीत परमार आपके साथ फिर मुखातिब हूँ। और आज की बात वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने ये बातचीत को मंगलवार को छोड़ा था। आज मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे किस्से जिनको मैं अक्सर कहता हूँ माई एनकाउंटर्स विद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मैं तकरीबन सबके सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जानता था अच्छी तरह। एक लंबे अरसे तक सबके साथ काम भी किया, सबके साथ उनको रिपोर्ट भी किया, उनकी इंटरव्यूज़ भी की और कुछ अंदर की बातें भी साल दर साल निकाली जो आम रिपोर्टर्स के लिए निकालनी मुश्किल होती थी। और लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुझे काम करने के दौरान, मेरी रिपोर्टिंग के दौरान साथ मिला है तो वो सबसे ज़्यादा प्रदीप शर्मा का, दया नायक का, विलास दुबे जी का, विष्णु कुंभार, इसाक बागवान, प्रफुल्ल भोसले, इन सब के साथ मेरा अच्छा जो एक रिश्ता होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, वो इनके साथ रही है। दाऊद गैंग की वो खबर निकालनी होती थी तो मैं प्रदीप शर्मा के पास चला जाता था। कोई छोटा राजन के गैंग की खबर निकालनी है तो दया शंकर के पास, तो दया नायक के पास चले जाना। लेकिन इसी तरह कुछ जो ऑर्गेनाइज क्राइम की जो खबरें थी जिनमें दूसरे लोग, इसाक बागवान या विलास दुबे या दिलीप सूर्यवंशी, ये लोग किसी गैंग के साथ जुड़े होने का इल्ज़ाम कभी इनके ऊपर नहीं लगा। ये थॉरो प्रोफेशनल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और वह तभी एनकाउंटर करते थे जब इनको ऊपर से हुक्म होता था या जो इनका टारगेट होता था वो वाकई ही एक डेंजरस क्रिमिनल होता था और जिसके ज़िंदा रहने से समाज को और आम आदमी को खतरा होता था। तो इसी सिलसिले में जब आप एक आदमी को बार बार मिलते हो तो आपको कुछ बातें एडिशनल, एक्स्ट्रा ज़्यादा आपको मिल जाती हैं। तो मैं एक बार पिछले 15-20 साल पहले एक लश्कारा चैनल, पंजाबी के बड़ी हिट चैनल हुआ करती थी, उसमें काम करता था। वो एक साउथ इंडियन फैमिली उसको चलाती थी। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनका काम डाउन हुआ तो दो क्रिमिनल जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, उनमें से एक इकबाल अतरवाला और दूसरा भाटी था, रियाज भाटी, राजस्थान का। इन लोगों ने ज़बरदस्ती वो कुछ पैसे का डिस्प्यूट दिखा के उसकी इमारत काबू कर ली और वो लश्कारा चैनल इन्होंने काबू करके वहाँ ऑफिस में बैठना शुरू कर दिया। और हमें इतना पहले मालूम नहीं था कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। तो मेरी कुछ 70,000 सैलरी थी उस ज़माने में, वो 1 महीना दी और उसके बाद 3 महीने सैलरी नहीं दिया, पूरे स्टाफ का सैलरी नहीं दिया, सब लोग परेशान। और मुंबई में इतने महंगे शहर में आपको अगर तनख्वाह नहीं मिलती, आपको सैलरी नहीं मिलती तो गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी लोगों को तो पता नहीं बेचारे। तो मैं प्रदीप शर्मा के पास चला गया एक दिन, ये तभी कांदीवली क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हुआ करते थे। मैंने जाके बताया कि भाई साहब ऐसे करके 3 महीने से ये 2 बदमाश, मुझे मालूम पड़ा है इन्होंने वो चैनल पे कब्जा कर लिया और स्टाफ को सैलरी नहीं देते और मेरा भी 3 महीने का पैसा इनके ऊपर अटका हुआ है। 2,10,000 रुपये इनसे मैंने अपनी सैलरी का लेना है। तो प्रदीप शर्मा बोले कोई बात नहीं, 2-4 दिन रुको तो मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तो तीसरे दिन रियाज भाटी ने मुझे बुलाया अपनी कैबिन में। बोलता आप वहाँ कहाँ चले गए, आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास, प्रदीप शर्मा के पास, मुझे बता देते, आप उनको जानते हो, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। उसने तभी अपने ड्रॉप में से मेरी सैलरी निकाल के 2,10,000 रुपया मुझे दे दिया कैश वहाँ पे। मैंने कहा मुझे तो चेक चाहिए, मुझे अपने अकाउंट में डालना है। बोलता वो पैसा हमारे पास नहीं है। तो मैंने भी सोचा अगर मैं ज़्यादा अभी जिद करूँगा चेक की या ट्रांसफ़र करवाने की तो जो मिल रहा है वो भी जाएगा। तो मैंने ये फैसला किया कि अभी तो ये पैसा ले लेता हूँ, भले उसने मुझे कैश में दिया, लेकिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं क्रिमिनल्स की किसी
चैनल में काम करूं। वो मैंने अपना पैसा लिया और वो काम छोड़ के मैं चला गया। तो इसी तरह एक दो बार और कुछ ऐसी जेन्युइन लोगों की प्रॉब्लम हुई, तो मैं जब भी कभी प्रदीप शर्मा के पास अपना या किसी का कोई काम लेके गया तो उन्होंने कभी ना नहीं किया, क्योंकि वो एक पब्लिक रिलेशन इनका बहुत स्ट्रांग हुआ करता है, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उनको मेरा ये भी पता था कि मैं पत्रकारिता के तौर पे कुछ रुतबा रखता हूँ, और दूसरा उनको ये भी मालूम था कि मेरी नेचर सही नेचर है, मैं कभी किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। तो उन्हीं दिनों में 2008 में मुझे एक महाराष्ट्र सरकार का एक हाउसिंग बोर्ड है, जिसमें हमें प्रेस क्लब जो हमारा मुंबई में है उसके मेंबर्स के लिए कोई 350 घर अलॉट किए गए। तो बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द प्रेस क्लब, तो मेरा भी उसमें नंबर लग गया। तो मुझे वो महाड़ा का जो सरकारी मकान था, छोटा सा 570 स्क्वायर फुट एरिया का, वो मुझे भी एक अलॉट हो गया। और 6 महीने में उसके पैसे भरने, तो मेरे पास पैसा नहीं था। हालांकि रकम आज के हिसाब से वो ज़्यादा नहीं थी, 21,85,000 का वो घर था, क्योंकि सरकारी था इसलिए कीमत कम थी। और सरकारी घरों की कंस्ट्रक्शन भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लोकेलिटी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि मेरे पास घर नहीं था, इतने साल मुंबई में काम करने के बाद भी कभी इतने पैसे नहीं हुए कि मैं अपना घर बना सकता, तो मैंने वो ले लिया। तो लेने के बाद जब लगा कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो काफ़ी परेशानी हुई। तो एक दिन मेरे एक मित्र हैं वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते, जिनका नाम है राजेश शर्मा। तो उनकी नेचर बहुत जॉली है, इसलिए वो राजेश जॉली के नाम से भी मशहूर है, लेकिन नाम उनका राजेश शर्मा है। वो बहुत बढ़िया एक्टर है, काफ़ी फिल्में की हैं, हिंदी की, पंजाबी की, थिएटर भी किया है, दूरदर्शन में बहुत काम किया, और वॉइस आर्टिस्ट वो शायद मुंबई के सबसे बढ़िया हैं। इंटरनेशनल फिल्में जो बन के आती हैं, उनको हिंदी में उनके मेन कैरेक्टर की आवाज़ देना, उसमें राजेश शर्मा जो है वो माहिर हैं। जो जेम्स बॉन्ड की जितनी फिल्में आई उनमें शॉन कॉनरी की जो आवाज़ है उसको राजेश शर्मा ने ही डब किया है। तो वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, बढ़िया इंसान हैं। उनकी कुछ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो गई और रात को 12 बजे उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। पड़ोसी से झगड़ा हुआ कोई छोटी सी बात पे, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे ओशिवारा में मुझे बंद कर दिया और ये मामला कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मुझे मालूम था कि वहाँ के जो नए नए पुलिस इंस्पेक्टर आए थे इंचार्ज थाना के, दिलीप पाटिल, वो प्रदीप शर्मा के बैचमेट थे। तो मैंने प्रदीप शर्मा को रात को जगाया 12 सवा 12 बजे, और उन्होंने उनको बताया कि राजेश शर्मा, आप भी शर्मा वो भी शर्मा, तो उसकी हेल्प कीजिए। मुझे मालूम है कि वो आदमी बेकसूर है, क्योंकि मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ। तो प्रदीप शर्मा ने अपने उस बैचमेट को दिलीप सावंत का, दिलीप पाटिल को फ़ोन किया, और उसने 10 मिनट में राजेश शर्मा को छोड़ दिया। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद जो एतवार आया संडे को, तो राजेश शर्मा मुझे बोले कि यार जाके एक बार प्रदीप शर्मा जी का थैंक्स करना चाहिए कि आधी रात को उन्होंने मुझे चढ़ाया, नहीं तो मेरे जैसा कलाकार तो वहाँ मर जाता रात को पुलिस स्टेशन में, कोई सुनवाई नहीं होती, तो कोई केस भी बना देते तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाती। खैर मैं अपनी गाड़ी लेके राजेश शर्मा को साथ में लेके प्रदीप शर्मा के घर चला गया अंधेरी ईस्ट में, शुक्रिया करने के लिए। तो बैठे बैठे वहाँ पे कुछ बात चली, तो घर की बात हुई। प्रदीप शर्मा बोलने लगे कि आपका घर अभी तक नहीं है, कहाँ रहते हो आप? कि वहाँ पे वो अपना घर नहीं बनाया। मैंने कहा अब तक तो बनाया नहीं, लेकिन अभी शायद बन जाएगा। ये महाड़ा की उस स्कीम में हमारा पत्रकार जो कॉलोनी नई बन रही है, उसमें एक घर मुझे भी ओके हो गया है, अभी अलॉट नहीं हुआ, लेकिन ओके हो गया है। तो मैं जब पैसे भरूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो राजेश शर्मा के सामने प्रदीप शर्मा ने मुझे बोला कि आप वो घर मत लीजिए, वो लोकेलिटी जो है, पूरा एरिया वो आपके लिए ठीक नहीं है। वो छोटा राजन का एरिया है, उसके बहुत बंदे वहाँ रहते हैं, आपने छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बहुत लिखा हुआ है, तो आप बेहतर होगा किसी और एरिया में घर लीजिए। वहाँ आपको आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो एरिया जो प्रतीक्षा नगर का है वो सही नहीं है। शायद उनको इस बात की जानकारी थी कि जो 97 में मेरे ऊपर गोली चली थी, जिस आदमी ने मेरे ऊपर 5 गोलियां मारी थी, वो माया शिलार उसी प्रतीक्षा नगर का रहने वाला था, जहां मुझे वो घर मिलने की आशा थी।
तो मैंने कहा और कहाँ तो लेना, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो शर्मा जी बोले आप चिंता मत करो, मैं अरेंज करूँगा आपको, आप घर देखो अच्छी जगह पे कोई, जितना आपको चाहिए तो मैं आपको लेके देता हूँ। तो मैंने कहा यार ये बिना पैसे के घर कैसे लेके दे दोगे आप मुझे? कहने लगी मैं अरेंज करूँगा अपने आप, आपको कोई नहीं देना पड़ेगा, यू आर अ नाइस पर्सन, आपने बहुत लोगों का भला किया है ज़िंदगी में, मेरा भी कई बार किया होगा, आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको अरेंज करके देता हूँ घर। तो मैंने कहा राजेश शर्मा को मैंने कहा बाद में, मैंने कहा यार जो आदमी बिना पैसा लिए मेरे को मुंबई जैसे शहर में घर लेके दे सकता है, इस आदमी की कितनी पहुंच होगी। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे मैनेज करेगा ताकि कल को मेरे ऊपर कोई इनकम टैक्स का केस नहीं बने, मेरे ऊपर कुछ ऐसा नहीं हो। वो मेरे को बहुत क्लियर बोला था प्रदीप शर्मा ने कि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैं ऐसे आपको मैनेज करके दूंगा। खैर मैंने तो घर लेना नहीं था, ना मैंने किसी का एहसान लेना था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पैसे इकट्ठे करके यारों दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बच्चों से लेके मैंने वो जो मैंने 6 महीने में पैसे भरने थे वो मैंने 18 महीने में भरे, उसका मैंने को ब्याज भी दिया, लेट फीस भी भरी, तो खैर मैंने अपना घर ले लिया। उसी टाइम पे 2009 में दया नायक को जब मैंने उसकी हेल्प की वापस पुलिस फोर्स में लाने की, तो उसका जब काम डिले हो रहा था 3-4 महीने, DGSS विर्क थे, वो काफ़ी बिजी थे, ऑर्डर निकल नहीं रहा था, तो उसको लगा कि कहीं शायद पैसे की वजह से मेरा काम रुक रहा है। तो एक दिन मेरे घर पे आया दया नायक और मेरी फैमिली के सामने बोलता है कि आप एक काम करो, मैं आपका मुझे मालूम है आपके पास घर नहीं है, तो मैं आपको कहीं घर लेके देता हूँ इस एरिया में, तो आप मेरा काम आप करवा दीजिए, मैं आपको घर लेके देता हूँ। मैंने कहा भैया ये पहले भी एक आदमी ने मुझे ऑफ़र की थी, मैंने नहीं लिया, और ना मुझे इस किस्म की किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है जिसमें मेरा पैसा नहीं लगा हो, मुझे कोई ऐसा जतन नहीं चाहिए। और आपने मुझे आज तो ये बात बोल दिया कि मैं, क्योंकि आपका काम मेरे पास फंसा है, मैं आपका काम करवा के दे रहा हूँ, आप मुझे ये घर का लालच दे रहे हो। तो बोले नहीं मैं लालच नहीं दे रहा हूँ, ये आप यहाँ से 1 मील दूर मेरा एक घर है, वहाँ पे इंपीरियल हाइट कोई बिल्डिंग थी वहाँ पे, तो वहाँ पे 1 बेडरूम का खाली पड़ा है, आप सुबह चाबी लेके जाओ और मैं सामान भी आपका शिफ्ट करवा दूँगा, आप वो आपके नाम पे करवा दूँगा, वो आप रहो उसमें। तो ये देखिए आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के फंडास कहाँ कहाँ उनकी चलती, कहाँ कहाँ उनकी पहुँच है, और कैसे वो लोगों को घर के हेल्प की करके उनको दिखा के कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका दिल जीतना, जहाँ अपना काम निकालना, जहाँ अपने रिश्ते आगे बढ़ाना, रिलेशन, ताकि आज मैं किसी की हेल्प करूँगा तो आने वाले दिनों में ये आदमी मेरे काम आएगा। वो तो मैं लकी रहा कि मैंने इनकी कोई हेल्प नहीं ली, और वो मुझे जो 23 लाख का जो पड़ा ड्यूटी वगैरह भर के, फाइन वगैरह भर के वो घर, वो आज वो भी करोड़ के ऊपर हो गया। तो ये अपनी अपनी किस्मत होती है। तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का क्लाउड मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह मुझे और 3-4 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने ऑफ़र किया कि ये मेरी एक इंक्वायरी चल रही है, आप इस केस में आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो मैं आपको थाना में, न्यू बॉम्बे में कहीं आपको एक फ्लैट लेके दे दूँगा। मुंबई में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो रहने की है। अपना घर खरीदना मुंबई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 बेडरूम हॉल का घर अच्छी जगह पे 1 करोड़ के कम नहीं है। अगर आपने 2 बेडरूम का लेना है तो वो 1.5-2 करोड़ के कम नहीं है, और हर आदमी चाहता है कि मेरा अपना घर हो। तो ये सबसे बड़ा एक इंड्यूसमेंट होती है, एक लालच होता है जो हर वो आदमी आपको देता है जिसने आपसे काम करवाना होता है। लेकिन मैं कभी ऐसे चक्करों में पड़ा नहीं, मैं हैप्पी विद वट एवर आई हैव। तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की इतना बड़ा इनका क्राउड बन जाता है, लेकिन ये इतनी सहूलतें और इतना पहुंच जो है वो ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर की नहीं होती है। हज़ारों सब इंस्पेक्टर हैं मुंबई पुलिस में, ये चंद ऐसे लोगों को छोड़ के बाकी बेचारे किसी को फ्लैट लेके तो देना तो दूर की बात है, वो खुद बेचारे झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, एक कमरे के घर में रहते हैं जिसके कमरे के अंदर ही किचन और बाथरूम होती है एक ही रूम में। इस तरह हमें पुलिस वाले रहते हैं। लेकिन
आप देखिए कि इन लोगों के किरदार से, इनकी अपनी ऐसे कारनामों से आज 2-3 को छोड़ के वो जो 30-35 जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे बम्बई पुलिस में, उनमें 2-3 को छोड़ के बाकी सब के सब जो हैं वो किसी ना किसी तकलीफ में हैं। प्रदीप शर्मा पहले जेल में रहा, फिर बरी हुआ, अब दोबारा चला गया, बेल कब होगी पता नहीं। दया नायक इतने केसेस में सस्पेंड रहा 5 साल, वापस आया जब मैंने उसकी हेल्प की, अब उसकी फिर इंक्वायरी चल रही है। उसने नौकरी लेने के लिए कहते हैं कि गलत डॉक्यूमेंट पेश किए थे। एक बरूड़े था, वो सुसाइड करके मर गया। अरविंदर अंग्रे जेल में रह के इंक्वायरी होके वापस आया। अमोलिक नौकरी से जाके वापस आके अब फिर एक बिल्डर के मर्डर केस में अंदर है। तो इस किस्म से इन लोगों का भी जो अंत होता है वो जैसे बोलते हैं कि हर बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा ये लोगों ने किया वैसे इनको भुगतना पड़ा। और वो जो एक रुतबे के साथ इज्जत, शान, एक यूनिफॉर्म की जो एक रौब होता है वो ख़त्म हो जाता है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे टर्न आउट टू बी नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल्स। तो ये एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है बम्बई पुलिस के लिए कि जिन लोगों ने एक ज़माने में इतना अच्छा काम किया और बाद में वो अपने किरदार की वजह से, लालच की वजह से, जहाँ अपनी पावर का मिसयूज़ करने की वजह से ऐसे काम कर बैठते हैं कि उनको ये दिन देखने पड़ते हैं। वही क्रिमिनल जिनको डराते थे, धमकाते थे, उनके साथ ही जेल में बैठ के इनको उसी बर्तन में खाना खाना पड़ता है, उनके साथ बैठ के उसी वैन में कोर्ट में तारीख भुगतने जाना पड़ता है। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। तो इसमें कहीं ना कहीं सीनियर्स का कसूर भी मैं गिनूँगा। जिन लोगों का काम था इन लोगों पे निगाह रखना, वही लोग इनके थ्रू पैसा कमाने लग गए। इनकी वजह से ही कई आईपीएस ऑफिसर भी तकलीफ़ में आए। अब ये एक और हैं, थोड़े दिनों में आप देखोगे, 2-4 दिन में खबर आएगी, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भी शायद जेल जाना पड़े, अरेस्ट होना पड़े। तो आगे भी ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो ये मिली भगत जो क्रिमिनल से होती है, एक तेलगी केस में ही 17-18 पुलिस ऑफिसर, आईपीएस कमिश्नर रैंक के, एडिशनल डीजी रैंक तक के ऑफिसर, इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल डीजी तक सब जेल काट के आए। तो ये एक जब हम देखते हैं कि जब पुलिस वाले अपने रास्ते से भटकते हैं तो उसका कितना बड़ा खमियाजा उनको और उनकी फैमिलीज़ को भुगतना पड़ता है। तो ये एक सबक हमें इनसे लेना चाहिए कि आपको यूनिफॉर्म दी गई है, उसको कानून के दायरे में रह के उसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपनी हद क्रॉस करोगे तो वो बहुत तकलीफ में आ जाता है। आज के दिन इसी किस्से को यही ख़त्म करते हैं। और अगले शुक्रवार को आप देखना मत भूलिए, शनिवार को देखना मत भूलिए, मैं उस लेडी डॉन का किस्सा सुनाऊंगा जो अपने ज़माने में हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ कंधे से कंधा मिला के हाथ पकड़ के बैठती थी और उनके साथ बराबर का हक रखती थी। जैना भी, उसका किस्सा आपको मैं शनिवार को सुनाऊंगा, वो देखना मत भूलिए। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।